कहानी की शुरुआत में न्यूयॉर्क के एक नर्सिंग होम के अंदर जेब गुडमैन नाम की एक 90 साल के बुजुर्ग को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ रूथ को पुकारता हुआ सोकर उठता है। जब वो कांपते हुए कदमों से कमरे से बाहर आकर अपनी वाइफ के बारे में पूछता है तो उसकी देखभाल करने वाली नर्स बताती है कि उसकी वाइफ की 2 हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। नर्स की बात सुनकर जेब उदास होकर सोफे पर बैठ जाता है, जैसे अब उसे सब याद आ गया हो। दरअसल उसे डिमेंशिया नाम की एक भूलने की बीमारी होती है, जिसके चलते वो बहुत सी बातों को बार बार भूल जाता था और हमेशा कंफ्यूज रहता था। अब नर्स उसे अपने साथ नाश्ते की टेबल पर ले जाती है, जहां व्हील चेयर पर मैक्स नाम का एक दूसरा बुजुर्ग भी आ जाता है। नर्स जेब को बताने लगती है कि मैक्स उसका दोस्त है। इस पर वो हंसकर कहता है कि वो इतना भी भुलक्कड़ नहीं है कि उसे हर किसी का नाम याद दिलाना पड़े। नर्स के जाने के बाद मैक्स जेब से कहता है कि उसे अपना वादा याद है ना, जो उसने अपनी वाइफ की मौत के वक्त किया था। जेब कंफ्यूज सा दिखता है तो मैक्स कहता है कि कोई बात नहीं, उसने सब कुछ एक लेटर में लिख दिया है जिससे वो याद रख सके कि उसे क्या करना है। अब रात को दिखाया जाता है कि जेब की वाइफ की यहूदी रीति रिवाज के साथ एक आखिरी रस्म पूरी की जाती है, जिसके बाद मैक्स जेब से अकेले में मिलता है। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों ही यहूदी शरणार्थी थे, जो आज से 70 साल पहले वर्ल्ड वार 2 के समय जर्मनी से भागकर अमेरिका आ गए थे। अब मैक्स जेब को एक लिफाफा देता है और इसे अपने कमरे में जाकर बिल्कुल अकेले में पढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद जेब अपने बेटे चार्ल्स से सोने के लिए कहकर अपने कमरे में चला जाता है और मैक्स का दिया हुआ वो लिफाफा खोलकर देखता है, जिसमें कुछ पैसे और ट्रेन के टिकट के साथ साथ कई पेज का एक लेटर भी होता है। जेब इस लेटर को पढ़ता है और आधी रात को चुपके से उठकर नर्सिंग होम के बाहर खड़ी एक टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। ये टैक्सी मैक्स ने ही उसके लिए बुक की थी, जो अपने कमरे की खिड़की से उसे जाते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। ये टैक्सी जेब को रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती है, जहां वो क्लीवलैंड जाने वाली एक ट्रेन में बैठ जाता है। क्लीवलैंड यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर था, इसलिए रास्ते में कुछ वक्त के लिए उसकी आंख लग जाती है। दूसरी ओर उसके बेटे चार्ल्स और उसकी वाइफ को पुलिस के पास दिखाया जाता है, जो अपने फादर के अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान होते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें भरोसा दिलाती है कि जैसे ही उनके फादर कहीं अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो कहाँ है। इधर ट्रेन में जेब फिर से अपनी वाइफ को पुकारता हुआ सोकर उठता है और अपने आप को ट्रेन में देखकर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अपने सामने बैठे एक छोटे लड़के की मदद से वो अपनी जेब में रखा हुआ लेटर पढ़ लेता है, जिसकी शुरुआत में ही मैक्स ने लिख रखा था कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और ये कि उसने इस लेटर में सब कुछ लिख दिया है कि उसे कहाँ जाकर क्या करना है। लेटर पढ़कर जेब शांत हो जाता है और अब वो पेन से अपनी कलाई पर रीड लेटर का साइन लिख लेता है, जिससे जब कभी भी वो भूले तो इसे देखकर लेटर को पढ़ ले। अब क्लीवलैंड पहुंचकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिल जाता है, जो उसी का इंतजार कर रहा होता है। वो टैक्सी ड्राइवर उसे एक हथियारों की दुकान में ले जाता है, जहां पहुंचकर जेब दुकानदार से कोई छोटी गन दिखाने के लिए कहता है। दुकानदार पहले उसके ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से उसका बैकग्राउंड चेक करता है कि कहीं वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन जब उसे कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती तो फिर वो उसे एक गन दे देता है। इसके बाद जेब लेटर में लिखे इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर एक होटल पहुंच जाता है, जहां मैक्स ने उसके लिए पहले ही एक रूम बुक किया हुआ था। यहाँ कमरे के अंदर पहुंचते ही मैक्स की कॉल आ जाती है, जो सबसे पहले उससे यही पूछता है कि उसने गन खरीद ली या नहीं। फिर वो जेब से कहता है कि अब उसे सारा काम बड़े ध्यान से करना होगा। उसका फोन कटने के बाद जेब नहाने लगता है, लेकिन थकान की वजह से बाथटब में ही उसकी झपकी लग जाती है, जिसके बाद वो फिर से कंफ्यूज सा अपने होटल रूम में इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन अपने हाथ पर लिखा रेड लेटर का साइन देखकर वो फिर से इस लेटर को पढ़ लेता है और अपने दूसरे हाथ पर बने नंबर वाले एक टैटू को देखने लगता है। मतलब एक बार फिर से उसे याद आ गया था कि वो यहाँ क्यों आया है और अब उसे क्या करना है। अब वो टैक्सी से एक जगह जाकर एक मकान का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से जब एक लेडी दरवाजा खोलती है तो जेब उससे किसी रूडी कुरलैंडर नाम के आदमी के बारे में पूछता है। वो लेडी उसे अंदर बुलाकर एक कमरे में भेज देती है, जहाँ रूडी कुरलैंडर नाम का ये बूढ़ा आदमी टीवी देख रहा होता है। जेब अंदर पहुंचते ही अपने हैंडबैग से गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है और पूछता है कि क्या वो वर्ल्ड वार के समय जर्मनी के ऑश्विट्ज़ में था। रूडी कुरलैंडर अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हुए कहता है कि वो जर्मन आर्मी में जरूर था, लेकिन उस वक्त उसकी ड्यूटी नॉर्थ अफ्रीका में थी। ऑश्विट्ज़ से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। दरअसल वर्ल्ड वार 2 के समय हिटलर की नाजी सेना ने वहां के अल्पसंख्यक यहूदियों को पकड़ कर कंसंट्रेशन कैंप में कैद करके रखा था और इनमें से लाखों यहूदियों को सेना ने बेरहमी से मार डाला था। ऑश्विट्ज़ इन्हीं में से एक कंसंट्रेशन कैंप का नाम था। रूडी जेब को एक फाइल दिखाकर इसका सबूत भी पेश करता है और कहता है कि ऑश्विट्ज़ में यहूदियों के साथ जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं था।
सबूत देखकर जेब को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और अब वो होटल पहुंचकर मैक्स से फोन पर बताता है कि यह आदमी वो रूडी कुरलांडर नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है। अब वो फिर से होटल से निकलकर कनाडा जाने वाली बस में बैठ जाता है और उस लेटर का अगला हिस्सा पढ़ने लगता है जिसमें मैक्स ने लिखा था कि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद कैदियों के साथ साथ हिटलर के कुछ नाजी सैनिक भी पहचान बदलकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में आ गए थे। बाद में उनमें से ज्यादातर नाजी सैनिक पकड़े गए, लेकिन एक का अभी तक भी कुछ पता नहीं लग सका है। हालांकि मैक्स ने इतना तो पता लगा लिया था कि वो रूडी कुरलांडर नाम से कहीं रह रहा है। उसने ये भी पता लगा लिया था कि पूरे अमेरिका और कनाडा में रूडी कुरलांडर नाम के कुल 4 ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी से भागकर यहाँ आए थे। मैक्स ने लिखा था कि इस नाजी सैनिक का असली नाम ऑटो वैलिश है और जेब को हर हाल में उसे ढूंढना है। दूसरी ओर जेब के बेटे चार्ल्स को दिखाया जाता है जो अपने फादर के अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान था और उसका पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ था। इधर जेब की बस कनाडा बॉर्डर पर पहुंच जाती है जहां कस्टम ऑफिसर के पूछने पर वो बताता है कि वो रूडी कुरलांडर नाम के अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है जो कि कनाडा के एक अस्पताल में है। इस तरह जेब कस्टम ऑफिसर को हैंडबैग से निकालकर अपनी आईडी दिखाता है, लेकिन जाने से पहले ही उसने अपनी गन बस की सीट पर छुपा दी थी। कनाडा में वो एक अस्पताल जाकर रूडी कुरलांडर नाम के मरीज के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे अपने 7 मरीजों के एक रूम में छोड़ आती है जहां रूडी कुरलांडर नाम के इस बूढ़े आदमी का इलाज चल रहा था। नर्स के जाते ही जेब उससे पूछता है कि क्या वो ऑश्विट्ज़ में था। इस पर रूडी कहता है कि हाँ। ये सुनते ही जेब अपने हैंडबैग से गन निकालते हुए कहता है कि वो खुद भी ऑश्विट्ज़ कैंप में था जहां उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया था। ये कहते हुए वो रूडी के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि आज वो अपनी फैमिली के हथियारे को मार डालेगा। ये देखते ही रूडी घबराकर अपना हाथ उसके आगे कर देता है जिस पर कोई नंबर वाला टैटू बना हुआ था, वैसा ही जैसा जेब के हाथ पर भी बना हुआ था। रूडी के हाथ पर यह टैटू देखकर जेब एकदम से रुक जाता है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। वो समझ गया था कि ये रूडी कुरलांडर कोई नाजी सैनिक नहीं बल्कि जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप का सताया हुआ एक कैदी है। अब कनाडा से वापस आकर जेब एक दूसरे होटल में रूम बुक करता है और पास के एक स्टोर में जाकर अपने लिए नए कपड़े खरीदता है क्योंकि वो एक छोटे से हैंडबैग के अलावा और कुछ भी साथ नहीं लाया था। बाहर निकलते हुए अचानक स्टोर के गेट का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और एक गार्ड चेक करने के लिए उसका हैंडबैग मांग लेता है। जब वो इसमें हाथ डालता है तो उसे इसमें जेब की गन मिल जाती है। जेब ये देखकर डर जाता है, लेकिन तभी वो सिक्योरिटी गार्ड गन को वापस उसके बैग में रखते हुए मुस्कुराकर कहता है कि इसे देखकर उसे अपनी जिंदगी की पहली गन याद आ गई। शायद उस गार्ड को जेब के बुढ़ापे और कांपते हुए कदमों को देखकर उस पर किसी तरह का शक ही नहीं हुआ था। इसके बाद वो कॉफी शॉप में बैठकर उस लेटर को पढ़ रहा होता है तो वेट्रेस की गलती से इस पर कुछ कॉफी गिर जाती है। जेब अपने कमरे में जाकर हेयर ड्रायर से इसे सुखाता है और फिर कुछ धुंधली पड़ चुकी लाइंस को फिर से लिखने लगता है जिनमें मैक्स ने लिखा था कि मेरे अलावा सिर्फ वही एक है जो ऑटो वैलिश नाम के इस नाजी सैनिक को उसका चेहरा देखकर पहचान सकता है जिसने ऑश्विट्ज़ कैंप में उनकी पूरी फैमिली को मार डाला था। इसके बाद जेब अब तीसरे रूडी कुरलांडर के एड्रेस पर पहुंच जाता है जो कि शहर से दूर एक खदान के पास होता है। इस मकान का दरवाजा बाहर से लॉक होता है, लेकिन बाहर एक पार्सल रखा होता है जिस पर नाम लिखा होता है जॉन कुरलांडर। जेब को लगता है कि वो सही जगह आया है, इसलिए वो बाहर ही बैठकर मकान मालिक के आने का इंतजार करने लगता है। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और शाम के वक्त एक पुलिस वाला वहाँ आता है। जेब उससे बताता है कि वो रूडी कुरलांडर से मिलने आया है। वो पुलिस वाला जेब को हैरानी से देखते हुए कहता है कि उनकी तो 3 महीने पहले मौत हो चुकी है और वो उनका बेटा जॉन कुरलांडर है। जॉन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और जेब को पानी देकर खुद शराब पीने लगता है। जेब उससे पूछता है कि क्या उसके फादर कभी जर्मनी के बारे में बात करते थे। जॉन उसे अपने फादर का कोई पुराना दोस्त समझता है। ये सुनकर वो उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जिसकी दीवार पर एक नाजी झंडा लगा हुआ था। इसके अलावा कमरे में उसके फादर की नाजी यूनिफॉर्म और जवानी की कुछ फोटोज भी थी। जेब को लगता है कि यही वो रूडी कुरलांडर था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन तभी जॉन उससे पूछ लेता है कि वो उसके फादर को कब से जानता है। जेब कहता है कि वो ऑश्विट्ज़ में एक साथ थे। उसकी इस बात पर जॉन हैरान रह जाता है और कहता है कि उसके फादर तो कभी ऑश्विट्ज़ में थे ही नहीं, बल्कि वो तो आर्मी में खाना बनाने वाले एक कुक थे। अब उसे जेब के ऊपर शक हो जाता है और अचानक उसकी नजर जेब के हाथ पर बने नंबर वाले टैटू पर पड़ जाती है। टैटू देखते ही जॉन समझ जाता है कि जेब एक यहूदी है और शायद यहाँ जासूसी करने आया है। वो उसके ऊपर बुरी तरह चिल्लाने लगता है कि एक यहूदी ने उसके फादर की कीमती चीजों को छूकर गंदा कर दिया। उसके चिल्लाने से बूढ़े जेब का पेशाब निकल जाता है जिससे जॉन और भी गुस्से में भर जाता है
अब वो दूसरे कमरे में बंधे अपने कुत्ते को जेब के ऊपर छोड़ने लगता है, लेकिन इस बीच जेब हैंडबैग से अपनी गन निकाल लेता है। वो पहले अपने ऊपर झपट रहे उस कुत्ते को गोली मारता है और फिर जैसे ही जॉन अपनी गन की ओर हाथ बढ़ाता है तो वो उसे भी 2 गोली मार देता है। लेकिन ये सब करने के बाद वो घबराकर पूरी तरह कांपने लगता है। अब वो जॉन के घर में ही पहले शावर के नीचे नहाता है और कपड़े बदलकर थकान और घबराहट की वजह से वहीं बेड पर लुढ़क जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस अनजान घर में देखकर चौंक जाता है। ऊपर से जब वो जॉन की लाश देखता है तो और भी बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन फिर अपनी गन के नीचे रखे उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे सब समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या हुआ था। अब वो मैक्स को फोन करके बताता है कि उसने एक गलत आदमी को मार दिया है। जेब की घबराहट देखकर मैक्स उससे पूछता है कि क्या वो आखिरी बचे एड्रेस पर जाकर इस काम को पूरा करना चाहता है। जेब कहता है कि हाँ, वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। आखिर वो उस आदमी को कैसे छोड़ सकता है जिसने उनकी पूरी फैमिली को मार डाला। अब वो तुरंत टैक्सी पकड़कर यहाँ से निकल जाता है और फिर बस से वापस आकर अपने होटल रूम की ओर जाने लगता है। लेकिन रोड पार करते हुए अचानक ठोकर लगने से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर जेब के बेटे चार्ल्स को कोई फोन करके उसके फादर के बारे में बता देता है कि इस वक्त वो कहाँ और किस अस्पताल में भर्ती हैं। इधर अस्पताल के बेड पर जेब को दिखाया जाता है जो कार्टून टीवी देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। इसी बीच अस्पताल के फोन पर चार्ल्स की कॉल आती है तो जेब फोन उठाकर उससे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी माँ रूथ यहाँ आकर उसे ले जाएगी। दरअसल बेहोश होने की वजह से जेब को कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ और किस मकसद से जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी अपनी वाइफ रूथ के साथ उसी नर्सिंग होम में है। अब चार्ल्स का फोन कटने के बाद वो एक दूसरे मरीज के साथ खड़ी एक बच्ची से कार्टून टीवी के बारे में बात करने लगता है। बातों बातों में वो उस बच्ची से उसके कोट की जेब से चॉकलेट निकालकर खाने के लिए कहता है। जब वो बच्ची कोट की जेब में हाथ डालती है तो उसे चॉकलेट की जगह कुछ पैसे और वो लेटर मिल जाता है। जेब पैसे और लेटर देखकर सोच में पड़ जाता है और उस बच्ची से ये लेटर पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। अब वो बच्ची जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ती जाती है वैसे वैसे जेब को अपना मकसद याद आता जाता है। इस लेटर के आखिर में मैक्स ने लिखा था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उसने बहुत से नाजी सैनिकों की पहचान करके उन्हें पकड़वाया था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऑटो वेलिश का पता नहीं लगा सका था। मगर अब से 6 महीने पहले जब उस नर्सिंग होम में उसने जेब को देखा तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय वो दोनों एक ही ब्लॉक में कैद थे और उन दोनों की ही फैमिलीज को ऑटो वेलिश ने मारा था। मैक्स ने आगे लिखा था कि हालांकि डिमेंशिया की वजह से जेब को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वादा किया था कि वो ऑटो वेलिश को ढूंढकर उसे जरूर मारेगा। लेटर पढ़ने के बाद जेब अस्पताल से होटल पहुंचता है और अब तक ज्यादा कैश न बचने की वजह से वो क्रेडिट कार्ड से होटल का बिल चुकाता है। इसके बाद वो एक टैक्सी बुक करके अपने आखिरी एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ एक मकान के दरवाजे पर जाकर वो रूडी कुलांडर के बारे में पूछता है। अंदर से एक लेडी आकर कहती है कि हाँ, रूडी कुलांडर उसके फादर हैं, लेकिन अभी वो सो रहे हैं। जेब कहता है कि उसका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस पर वो लेडी उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन वो कहती है कि अगर वो उनसे ऑश्विट्ज़ के बारे में बात करने आए हैं तो वो इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। जब जेब कहता है कि वो उनका दोस्त है तो फिर वो लेडी उसे वहीं छोड़कर ऊपर अपने फादर को बताने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद जेब वहां रखी रूडी कुलांडर की तस्वीरों को देखने लगता है और फिर बैठकर पियानो पर एक धुन बजाने लगता है, जिसे सुनकर रूडी की ग्रैंड डॉटर भी उसके पास आ जाती है। दूसरी ओर चार्ल्स जेब की क्रेडिट कार्ड से की गई पेमेंट के जरिए उसके होटल पहुंच जाता है और यहाँ से वो टैक्सी कंपनी से ये भी पता लगा लेता है कि वो कहाँ गया है। इधर ऊपर के कमरे से बूढ़ा रूडी कुलांडर नीचे आता है और जेब के पियानो की तारीफ करने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही जेब एकदम से चौंक जाता है और पीछे देखे बिना ही कहता है कि तस्वीर देखकर वो उसे नहीं पहचान पाया था, लेकिन वो ये आवाज अच्छी तरह पहचानता है। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो रूडी जेब को घर के पीछे गार्डन में ले जाने लगता है और जर्मन भाषा में कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली वाले उनके बीच की कोई भी बात सुने। गार्डन में जाकर वो जेब से कहता है कि वो जानता था कि उसका दोस्त एक दिन उसे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए जेब के गले से लग जाता है, लेकिन जेब गुस्से में उसे ऑटो वेलिश नाम से पुकारते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसी ने ऑश्विट्ज़ में उसकी फैमिली को मारा था। जेब की ये बात सुनकर रूडी हैरान रह जाता है और कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है और वो उसे ऑटो वेलिश कहकर क्यों बुला रहा है। जेब कहता है कि अभी उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कहकर वो हैंडबैग से अपनी गन निकालने लगता है। दूसरी ओर घर के दरवाजे पर चार्ल्स भी जेब को ढूंढता हुआ आ जाता है और रूडी की बेटी से अपने फादर के बारे में पूछते हुए बताता है कि वो पिछले 1 हफ्ते से गायब है। ये सुनते ही रूडी की बेटी चार्ल्स को जल्दी से गार्डन में ले जाती है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं
क्योंकि जेब रूडी के ऊपर गन ताने हुए उससे बार बार सच्चाई बताने के लिए कह रहा था कि उसने ऑशविट्ज में क्या किया था। लेकिन रूडी किसी भी हालत में अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं था, खास तौर से अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो जर्मन भाषा में जेब को बार बार यही समझा रहा था कि इस बारे में वो ठंडे दिमाग से अकेले में बात करेंगे, मगर जेब उसे सबके सामने सच्चाई बताने की जिद पर अड़ा रहता है। और जब रूडी गोली के डर से भी जबान खोलने को तैयार नहीं होता तो फिर जेब उसकी ग्रैंड डॉटर के ऊपर गन तान कर 3 तक की गिनती गिनना शुरू कर देता है। ये देखते ही रूडी घबरा जाता है और अब वो रोते हुए सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय वो कोई कैदी नहीं था, बल्कि कैदियों को मारने वाला एक नाजी सैनिक था। ये सुनकर रूडी की बेटी हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसने कितने लोगों को मारा था। इस पर वो कहता है कि उसे खुद भी याद नहीं कि उसने न जाने कितने लोगों को मारा होगा। अब जेब उससे उसका असली नाम बताने के लिए कहता है तो रूडी कहता है कि उसका असली नाम है कुनीबर्ट स्टर्म। जेब कहता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, उसका असली नाम ऑटो वैलिश है। इस पर रूडी गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि मेरा नाम कुनीबर्ट स्टर्म है और ऑटो वैलिश तुम्हारा असली नाम है क्या? जेब का बेटा चार्ल्स अब हैरान होकर अपने फादर की ओर देखने लगता है। जेब कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन रूडी कहता है कि 70 सालों में वो आज पहली बार सच बोल रहा है। उसका नाम कुनीबर्ट स्टर्म है और ऑटो वैलिश जेब का असली नाम है। वो दोनों ही ऑशविट्ज में यहूदी लोगों को मारने वाले नाजी सैनिक थे, लेकिन जर्मनी की हार के बाद वो कैदियों की पहचान चुराकर अमेरिका भाग आए थे। इसके लिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पर कैदियों के नंबर वाले टैटू भी बनाए थे। ये कहकर वो अपनी कलाई पर गुदे हुए नंबर को दिखाते हुए कहता है कि उसका नंबर 98813 है और जेब का नंबर 98814 है। रूडी सही कह रहा था, जेब की कलाई पर वही नंबर गुदा हुआ था, लेकिन वो इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो एक बार फिर से रूडी को झूठा बताने लगता है। इस पर रूडी गुस्से में रोते हुए उसके पास आकर कहता है कि जर्मनी से भागते वक्त उसने अपना नाम जेब इसलिए रखा था क्योंकि इसका मतलब होता है भेड़िया। जेब ने उस वक्त कहा था कि वो लोगों का खून पीने वाले दरिंदे भेड़िए हैं। रूडी की बात पूरी भी नहीं हो पाती कि जेब उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो कुछ देर तक बस सोचता ही रहता है और फिर धीरे से कहता है कि उसे सब याद है। ये कहकर वो गन अपनी कनपट्टी पर लगाकर गोली चला देता है। अब उसी नर्सिंग होम के अंदर मैक्स को दिखाया जाता है, जो दूसरे मरीजों के साथ टीवी पर जेब की न्यूज देख रहा होता है। दूसरे मरीज कहने लगते हैं कि बेचारे जेब को खुद भी नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है। इस पर मैक्स कहता है कि उसे अच्छी तरह पता था, ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने ऑशविट्ज में उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। अब मूवी के आखिर में मैक्स के कमरे के अंदर दिखाया जाता है कि उसके पास ऑटो वैलिश यानी जेब की जवानी की फोटो पहले से मौजूद थी और 6 महीने पहले जेब जब इस नर्सिंग होम में आया था तो मैक्स ने उसे देखते ही पहचान लिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि जेब को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो उसने ये अनोखा प्लान बनाकर उसे उसके गुनाह की याद तो दिलवाई ही, साथ ही जिंदगी के आखिरी वक्त में उसने व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपनी फैमिली के दोनों कातिलों से अपना बदला भी ले लिया। वहीं अगर जेब को देखें तो ऑशविट्ज में उसने जो किया था उसका जिंदगी भर उसे बहुत पछतावा रहा था। शायद इसीलिए उसका दिमाग इस कड़वी सच्चाई को याद ही नहीं रखना चाहता था और शायद इसीलिए लंबे समय तक डिमेंशिया की बीमारी रहने से वो इसे पूरी तरह भूल गया था। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।